नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 15वीं प्रश्नावली वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें अपने चल रही थी 15.3 प्रश्नावली, जिसका अपन पहला भाग कर चुके थे। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो दूसरा भाग पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके जो स्टार्टिंग के जो 3 प्रश्न अपन करेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से देखना है ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाए। तो देखते हैं इसका जो अगला सवाल है वो आपको दिया हुआ है। दी गई आकृति में ए बी व्यास है, ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको ये दिया है ए सी, ये जो भुजा है ए सी ये 6 सेंटीमीटर की है और जो बी सी है वो 8 सेंटीमीटर की है। आपको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इस वर्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अपने को इस वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्त की त्रिज्या चाहिए, जो त्रिज्या अपने को नहीं दे रखी। तो फिर त्रिज्या कैसे निकालेंगे? आपको यहां पर जो इसके अंदर त्रिभुज दिया हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? यहां पर ये जो कोण दिया हुआ है इस तरह से बना हुआ है और दूसरी अपने 12वीं प्रश्नावली में एक प्रमेय भी पढ़ी थी, अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये व्यास है तो व्यास की एक तरफ जो परिधि पर कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सवाल को करते हैं। तो जो पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं। ए बी वर्त का व्यास है, ठीक है। साथ में आपको दिया हुआ है ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी में। ए बी सी में अपने को क्या करना है, ए बी का मान अगर अपन निकाल लेते हैं तो ये ए बी व्यास है, इसका आधा करके अपन त्रिज्या निकाल पाएंगे। लेकिन आपको ये ए बी निकालने के लिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अपने को पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो इसके सामने कर्ण कौन सी भुजा है? तो ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, ठीक है। यानी कर्ण जो है वो है ए बी। अब इसमें से आप आधार और लंब कोई सा भी ले सकते हो। मैंने आधार ले लिया ए सी का स्क्वायर प्लस लंब ले लिया बी सी का स्क्वायर। सिर्फ आपको मान रखना है और यहाँ पर ए बी का मान निकाल लेना है। ए सी का मान कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों जोड़ते हैं तो कितना होता है? 100। ये अपने ए बी स्क्वायर का मान आ गया 100। अब अपने को ए बी का मान निकालना है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है? 10। यानी ए बी बराबर आ गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को पता है ए बी क्या है? वर्त का व्यास है। अतः ए बी वर्त का व्यास है। तो अपन इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अब अपने को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप क्या करो, इस पूरे वर्त में से अगर ये त्रिभुज हटा देते हैं, मतलब घटा देते हैं, तो अपने पास छायांकित भाग पीछे बच जाएगा। यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना है। अपने को पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर का मान कितना है? यहाँ पे अपन जो आर का मान निकाला ये रहा त्रिज्या 5 इंटू 5 माइनस 1/2। आधार का मान कितना है? आधार अपने कितना लिया था? 6, और ऊंचाई कितनी है? 8। ये आधार और ये ऊंचाई।
अब अपन इसको निकाल लेते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर अपने पास आ जाएगा 22 पंजे होता है 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे तो 550/7 माइनस 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिये 24। अब चाहे तो आप इसको पहले इसका अंदर भाग करके फिर इसमें से घटा सकते हैं, या फिर लघुत्तम लेके कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 550 में 7 का भाग कर देते हैं। तो 7 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का बड़ा 7 बार बोलने पर 49, पीछे बचता है 6, 7 8 होता है 56, पीछे बचा 4, 7 पंजे क्या होता है 35, पीछे बचा 5, 7 7 होता है 49 माइनस 24, यानी 550 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 78.57। अब अपने को क्या करना है, 78.57 में से 24 घटा देना है। तो 24 घटाएंगे तो ये तो 57 का 57 रहेगा, और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 78 में से 24 जाएगा तो यह बचेगा 4 और ये 3, यानी 34.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोबारा से देखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है ए बी वर्ग का व्यास है, ठीक है। ए सी आपको 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज का अगर अपन कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, उसका आधा करेंगे तो अपने पास त्रिज्या आ जाएगी। तो पहले त्रिभुज का अपन सूत्र लगा के, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान ज्ञात कर लिया ए बी का। ए बी इसका व्यास था, तो व्यास का आधा करते अपने पास त्रिज्या आ गई। अब छायांकित भाग निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो बड़ी आकृति वर्ग की आकृति में से अपन त्रिभुज की आकृति घटा देते हैं तो अपने पास छायांकित भाग आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसके अंदर अपन मान रख के इसको हल करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका बहुत ही महत्वपूर्ण 8वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला महत्वपूर्ण सवाल, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। यानी ABCD एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा क्या है 10 सेमी है, और आपको ये कहा हुआ है ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए हैं। ये जो है ये व्यास है, यानी किस तरह से चित्र बना हुआ है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये कुछ चित्र इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे ये कुछ इस भाग से बना हुआ है, ठीक है। सामने वाला भाग जो बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसका जो भाग है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, और ये जो भाग है कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये चारों आकृतियां कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा चित्र सही बनाएंगे तो ये आपके बन जाएगा। यानी ये थोड़ा सा आप चित्र को ध्यान से बनाएंगे इस तरह से, और इसको भी यहां से लेंगे तो ये आपका चित्र जैसा है वैसा ही बन जाएगा। यानी इसमें आपको 4 अर्धवर्त खींचे हैं। कितने अर्धवर्त हैं, देखो पहले सबसे पहले आपने क्या किया, ये अर्धवर्त खींचा, एक अर्धवर्त। जैसे ही दूसरा अर्धवर्त लेंगे इसके सामने, ये इसका दूसरा अर्धवर्त, दूसरे के बाद में अपन तीसरा जैसे ही अर्धवर्त खींचते हैं ना इस तरह से, तो ये कुछ आकृति इस तरह से बन रही है। यानी ये जो अर्धवर्त बने हैं, पहले अपन वर्ग बनाते हैं। अब देखो पहला जो अर्धवर्त है वो इस तरह से बना हुआ है, दूसरा अर्धवर्त इस तरह से, 2 अर्धवर्त हो गए। यहां तक तो ये क्षेत्र बना हुआ है। अब जैसे ही तीसरा खींचेंगे ना तो ये वाला भाग देखो पहले ही इनके अंदर आ चुका था और अब भी इसके अंदर आ रहा है। ऐसे ही ये भाग है, ये भी इनके अंदर पहले आ चुका है, मतलब ये 2-2 बार आ रहा है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने को जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा 10 सेमी, ठीक है। और वर्ग की भुजा बराबर क्या है, व्यास है। तो वर्ग का व्यास 10 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या बराबर 10/2 यानी 5 सेमी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सवाल में क्या कही गई है कि आपको अर्धवर्त जो खींचे हैं इसमें जो आंसर में यानी सवाल हल करने में पाई का मान 3.14 ही लेना है। जब आपको सवाल में कह दे 3.14 लेना है तभी आपको 3.14 लेना है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं कह रखा तब हमेशा आपको 22/7 से ही सवाल को हल करना है। तो देखो अपन इसको हल करते हैं। तो अपन छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित
डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो कैसे निकालेंगे। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 गुणा अर्धवर्त का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आप 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल निकालें, देखो मैंने जैसे आपको बना के बताया था, एक ये हो गया अर्धवर्त, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। 4 अर्धवर्तों में से जैसे ही आप वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो भाग है ये दो बार आ चुके थे तो ये बच जाएंगे, ये और ये अपना डिजाइन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन इसका मान रख देते हैं 4 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मान रखते हैं इसका 4 की जगह 4, पाई की जगह कितना रखना है, 3.14 रखना है, ना कि 22/7। क्यों, क्योंकि सवाल में इस बार कहा हुआ है। इसके बाद में r का मान है 5 गुणा 5 और बट्टे क्या रखना है, 2 रखना है। 2 क्यों रखा, क्योंकि ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल ये बट्टे वाला 2 आपको इस तरह से रखना है, माइनस 10 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हल करते हैं, देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100, कितना हो जाएगा 100, और 100 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 314 आएगा, और 314 में 2 का भाग करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा, वो आएगा 157। देखो ये कुछ आसान गुणा करने के लिए आप इनको सबको गुणा करोगे तो 314 आएगा। मैंने इसको आसान करने के लिए 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 4 से गुणा किया तो 100। अब 100 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास पता है कि पॉइंट के बाद 2 संख्या, दोनों संख्या हट जाएगी, तो ये आ गया 157 माइनस 100, और आंसर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 157 में से 100 घटाएंगे, 157 में से 100 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 57, और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है लेकिन बहुत ही आसान भी है। आपको करना क्या है, आपको वर्ग की भुजा दे रखी है, इस वर्ग की भुजा व्यास है ये, और व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे, तो वर्ग की भुजा यहां निकाल ली और त्रिज्या यहां निकाल ली। अब अपने को क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। यहां पर अपने इसका सूत्र लिखा है, जैसे ही मान रख के इसको हल करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण नवा सवाल। इसके बाद अगला जो सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं सवाल में क्या दिया है, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी आपको अर्धवर्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये देखो पहले अर्धवर्त बना हुआ है, इसके अंदर जो वर्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहां से थोड़ी सी बात आप समझेंगे कि अगर मान लो कोई वर्त है, इस वर्त की त्रिज्या मैं यहां खींचूं तो भी उतनी रहेगी, चाहे इधर खींचो तो भी उतनी, इधर खींचो, यानी वर्त की त्रिज्या कहीं भी खींचते हैं तो क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो यहां से बात समझेंगे, ये जो बड़े वाला अर्धवर्त है इसकी त्रिज्या ये है, तो ये भी इसकी क्या है, अर्धवर्त की त्रिज्या ही है। लेकिन ये अंदर वाले वर्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। ये 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये अर्धवर्त की त्रिज्या है तो ये भी अर्धवर्त की त्रिज्या ही है। अर्धवर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, ये इसका केंद्र है, और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा उसकी त्रिज्या होती है, ये 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या एक अर्धवर्त बनाया गया है, तो ये इस वर्त का क्या हो गया, व्यास। यानी आपको दे रखा है अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर 7 सेमी। ठीक है, और आपको यह पता है कि अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर अंतःवर्त का व्यास, जो कितना है, ये भी क्या है, 7 सेमी। तो इसकी अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 का आधा कर देते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। चाहे तो 3.5 लिख सकते हैं या फिर 7/2 ही रहने देते हैं। अब आपको निकालना है अंतःवर्त का क्षेत्रफल, यानी सीधा सीधा वर्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। ये अंदर जो बना हुआ है वो पूरा वर्त है, तो पूरे वर्त का ही क्षेत्रफल लगाएंगे। तो इसका मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 7/2, तो 1 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 2 से 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो ऊपर बचा हुआ है 77 और बटे में बचा हुआ है 2। तो 77 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप कीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अर्धवर्त का जो त्रिज्या है वो अंदर वाले वर्त के क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और व्यास से अपन त्रिज्या निकाल के और इसके वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो मैंने आपको तीनों सवाल बताए थे, जो लगातार अभी 3 सवाल किए, ये तीनों ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन तीनों का सवाल को अच्छी तरह कर लिया है तो निश्चित तौर पे इनमें से अगर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं इसके नेक्स्ट सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो अगले जो दोनों सवाल हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और इस बार आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, तो देख लेते हैं आपको किस तरह से करना है। तो देखो 11वां सवाल दिया है, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले 2 वर्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प। यानी आपको ये कहा हुआ है, सवाल को देखो समझते हैं। एक मान लो ये वर्त है जिसकी त्रिज्या है R1, दूसरा ये वर्त है जिसकी त्रिज्या है R2, और इन दोनों की जितनी परिधि है उनको मिला के ये R त्रिज्या वाला एक वर्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या R है, इसके बराबर इनकी परिधि है। यानी इन दोनों की परिधि को जोड़ दें तो वो परिधि इसके बराबर है। तो अपन देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो पहला जो वर्त है जिसकी त्रिज्या R1 है उसके लिए परिधि क्या होगी, परिधि पहली यानी पहले वर्त के लिए तो पाई R1 क्या होगा 2 पाई R1। दूसरे के लिए परिधि जो निकालेंगे वो अपन क्या होगा, वो हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, और नए वर्त जो बना है R त्रिज्या वाला उसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगा 2 पाई R। क्या हो जाएगा 2 पाई R। अब अपन क्या करते हैं, अगर इसको दोनों को जोड़ लेते हैं 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, और ये बराबर आपको कहा हुआ है कि इसके बराबर है 2 पाई R के। यानी इसकी परिधि का सूत्र 2 पाई R1, इसकी परिधि का सूत्र 2 पाई R2 और इसकी परिधि का सूत्र 2 पाई R। इन दोनों का योग यानी इन दोनों को जोड़ दें तो वो इसके बराबर है, ऐसा कहा हुआ है। अपन क्या करते हैं, यहां से 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं तो R1 प्लस R2 बचेगा और यहां पे 2 पाई R बचेगा। अगर इस 2 पाई को इधर लाएंगे तो भाग में आएगा और 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और बचेगा क्या, R1 प्लस R2 बराबर R। क्या बचेगा R1, क्योंकि ये इधर 2 पाई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में कट जाएगा। तो ऑप्शन बचा R1 प्लस R2 बराबर किसके हैं, R के बराबर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन है R1 प्लस R2 बराबर R। बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, एक ही ऑप्शन अपने को सही निकालना था इस तरह से। यहां पर अपने पहले जो वर्त है इस वर्त की परिधि निकाली, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई R, और यहां पर जो त्रिज्या लेनी है वो अपने को R1 लेनी है। दूसरे वर्त की जो परिधि निकाली 2 पाई R2, अब वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ने पर वो किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर। ठीक है, तो इसके बराबर करेंगे यानी इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो यहीं पर अपने इस दोनों का योग इसके बराबर किया है। यहां पर देखो 2 पाई इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 पाई इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में ले लिया यहां पर कॉमन। कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, यहां पर 2 पाई इधर 2 पाई गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और बचेगा क्या, R1 प्लस R2 बराबर R बचेगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। ऐसा सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं कि आपको एक वर्ग के अंदर एक वर्त बनाना है। 14 सेमी भुजा वाले ये एक वर्ग है, इसके अंदर जो वर्त बनेगा इस वर्त की आपको परिधि बतानी है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 14 सेंटीमीटर, यहां से 14 है तो यहां पर भी क्या होगा 14, और ये क्या हो जाएगा इसका व्यास। तो यानी अपन लिखेंगे वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का व्यास। क्या हो जाएगा? वर्ग का व्यास, जो कितना है 14 सेमी। इसकी त्रिज्या निकाले तो 14/2 यानी 7 सेमी। 7 सेमी अपने पास क्या आ गई इसकी त्रिज्या। अब 7 सेमी त्रिज्या है तो वर्ग की परिधि निकाल सकते हैं। तो वर्ग की परिधि, क्या सूत्र होता है परिधि का? 2πr। मान रख देते हैं यहाँ पे। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7। ये 7 से 7 क्या हो गया कट। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेमी। अब देख लो कौन सा आंसर है 44 का। तो 44 वाला आंसर है सेकंड बी, और ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर दूसरे सवाल में तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको वर्ग की भुजा दे रखी थी, तो वर्ग की भुजा ये हो गए, तो यहां से भी तो 14 सेंटीमीटर ही होगा। अगर यहाँ 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये क्या है इसका व्यास है, और व्यास का आधा करके अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इससे अपने त्रिज्या निकाल ली थी, तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकालकर आपको क्या करना है, इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो वाला भाग है, अगर ऑप्शन वाले पर्सन आते हैं तो ये अपने को जो भाग है वो रफ कार्य में करके देखना होता है। आंसर आपको सीधा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो लिखना होता है। जैसे उत्तर करके यहाँ लिखेंगे, जो आंसर है कौन सा है बी, यानी बी आंसर है, तो अपन बी लिख देंगे। आगे लिखना चाहो तो 44 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पर आप लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो 44 सेमी। ये पूरी तरह से आंसर है। इसी में भी आंसर इसी तरह लिखना है, सीधा राइट करके नहीं छोड़ना है, आपको आंसर पूरी तरीके से लिखना है। तो ये था इसके सभी 15.3 के सभी सवाल। उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पर उसको आप आसानी से कर पाएंगे और बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे, और आपको उसके नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये थी आपकी 15 पॉइंट पूरी 15वीं प्रश्नावली। उम्मीद है पूरी 15वीं प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।